डॉक्टर साहब नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम परिचय करवाने जा रहे हैं डॉक्टर पीयूदेव महन साहब, और आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आरकेडीएफ के अंदर में, और वो अपना परिचय खुद देंगे। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ। डॉक्टर साहब सोशल में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और डॉक्टर साहब एक चिंतनशील व्यक्ति हैं। और डॉक्टर होने के साथ साथ में आपका काफ़ी सोशल के अंदर में काफ़ी अच्छा एक्टिविटी है, आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और समाज के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और समाज को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को देने का कष्ट करें। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर पीडी महंत, मैं प्रोफेसर हूँ आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में, रेडियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। और क्योंकि ये प्रोफेशन में लीगल कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं, तो मैंने एलएलबी किया है, फिर मैंने क्रिमिनोलॉजी में एलएलएम भी किया हुआ है। और जैसा मेरे मित्र अनिल जी ने बोला कि मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ जानते हैं। और हम लोग साथ में ही काम करते हैं सामाजिक स्तर पे। और मेन काम हमारा है कि लोगों में जागृति पैदा करना, संविधान के प्रति जागृति पैदा करना, डेमोक्रेसी के प्रति जागृति पैदा करना, बाबा साहब के प्रति जागृति पैदा करना, संविधान और संविधान से रिलेटेड लॉ जो है उस पर जागृति पैदा करना। और इन सब से जागृति पैदा करने का उद्देश्य है कि हम सच को सच कह पाएँ और झूठ को झूठ कह पाएँ। इस पे हम काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाह रहा हूँ। जैसे 4 तारीख को लोकसभा के जो परिणाम आए हैं जी, और ये परिणाम आने के बाद में जो सोशल मीडिया में 4 तारीख के पहले जो चीज़ चल रही थी और 4 तारीख के बाद में जो चीज़ चल रही है, उसके अंदर में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? ये परिवर्तन जो है, देखिए, तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन। और दुनिया में और ख़ास करके मानव सभ्यता में हर चीज़ को उसके रिज़ल्ट से एवेल्यूएट किया जाता है। अगर आदमी सफल होता है तो हर कोई उसकी बड़ाई करते हैं, और कोई असफल होता है तो उसकी बुराई करते हैं। उसकी बहुत सारी, कहा जाता है कि फेलियर हैज़ नो फादर बट सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। तो वैसे ही है सोशल मीडिया में। अभी जो 4 तारीख के पहले जो माहौल बनाया गया था कि सत्तारूढ़ पार्टी है वो बम्पर वोटों से 400 से ज़्यादा से जीतेगी, और वैसा हो नहीं पाया। और जो विपक्षी हैं वो, उनके बारे में था कि वो 3 डिजिट में भी नहीं पहुंचेंगी, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 240 के आसपास वो पहुंच गए। तो पूरा सिनेरियो बदल गया, लोगों ने अपनी भाषा बदल ली, लोगों ने सुर ताल बदल लिए, राग बदल लिया अपना। नहीं, जिस प्रकार मतलब विपक्ष ने जिस प्रकार से इस बार चुनाव में अपना काम किया, मतलब उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उनके पूरे जो ईडी सीबीआई ऐसी संस्थाएं लगाई गई और काफ़ी सारा ऐसा माहौल था। उस माहौल के बाद भी जो इंडिया घटक दल है, इनका जो प्रदर्शन, जिस लेवल का प्रदर्शन है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोई दौड़ने को तैयार हो, उसी समय उसके जूते उतरवा लो, ठीक है। उसके पहले उसको खाना न दो, उसकी पहले उसको 4-5 झापड़ मार दो, और उसके बाद उसको बोलो दौड़ो। वो स्थिति किसी भी लेवल प्लेइंग जो कहा जाता है, एक बराबर मौके हों लोगों के पास। और यही तो हमारा संविधान बताता है कि आपको हर खेल में, हर चीज़ में आपको बराबर खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो वो मौका इस बार जो विरोधी दल है, इंडिया अलायंस है, उसको न देने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, वाकई जो है काबिल तारीफ़ है कि 240। और इससे ये भी साबित होता है कि भारत की जनता जो है बहुत समझदार है, कुछ कहती नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जब मौका आता है तो बढ़िया रिएक्ट करती है। और उस हिसाब से इंडिया अलायंस ने बिना संसाधनों के, बिना किसी
टीम वर्क के, इवन टीम वर्क भी नहीं था उनके पास, संगठन की कमी है। भाजपा और आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत है, इससे कहने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। भाजपा जो आज तक पाई है उसने, वो आरएसएस का संगठन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, और इंडिया अलायंस के पास संगठन की कमी है। लेकिन ये जनता जो क्योंकि कहा जा रहा था कि चुनाव जो है सत्ता वर्सेस जनता का चुनाव था, ना कि विपक्षी पार्टियों का, और जनता ने साबित कर दिया कि आप कोई भी हों, जनता अगर आपको पसंद नहीं करती है तो आपके बदले किसी और को, चाहे वो कोई भी हो, उसको बिठा देती है सामने लाके। और उन्होंने इस बार बहुत अच्छा किया, और विपक्षी दलों को कम से कम भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी था, जो पिछले 10 साल से बहुत ही बुरी स्थिति में था, जहाँ पे लोग बोल ही नहीं पा रहे थे, जिनको संसद सदस्यों को संसद से बाहर कर दिया जा रहा था, कभी भी उनको डिबार कर दिया जा रहा था, कभी भी उनकी जो वक्तव्य हैं संसद के अंदर उसको काट दिया जा रहा था, मतलब पूरा मनमाना चल रहा था। उसके हिसाब से ये जो हुआ है, ये इससे बेहतरीन कि भले सरकार कोई भी बनाए दोनों गठबंधन में से, लेकिन अब बराबरी है कि संसद में कोई किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता, और जनता की आवाज़ संसद में पहुंचेगी बराबर, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। मतलब आने वाले समय में जो लोकसभा सदन के अंदर में जो डिबेट डिस्कस होगा, तो इसमें बहुत ऐसा क्या बदलाव देखने को मिलेगा जो अभी पिछले 10 सालों से नहीं मिला आपके हिसाब से? इसमें ये मिलेगा कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ही ज़रूरी और बहुत सेंसिटिव जो बिल हैं या कानून हैं, वो बिना किसी डिस्कशन के मिनट्स में पास कर दिए गए, सिर्फ हाथ उठाकर पास कर दिए गए। ऐसा किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। घर परिवार में जब अगर पिताजी कोई डिसीजन लेते हैं तो भी बच्चों से डिस्कस करते हैं, तभी वो परिवार सही माना जाता है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ, या मैं घड़ी खरीदने वाला हूँ। तो बच्चे बताते हैं कि भाई ये गाड़ी मत खरीदिए, ये घड़ी मत खरीदिए, तो उसमें सोच विचार करके फिर नई चीज़ पे जाते हैं। लेकिन हम 140 करोड़ की जनता के लिए कोई कानून बन रहा है, कोई नियम बन रहा है, उसको बिना किसी डिस्कशन के, क्योंकि एक व्यक्ति या एक सरकार चाहती है कि उसे पारित करना, और वो पारित कर लेती है सिर्फ क्योंकि उनके पास नंबर ज़्यादा हैं। तो ये जो है मेजॉरिटी वाली जो गवर्नमेंट होती है, उसकी तानाशाही थी एक तरीके से। नहीं तो जब सांसद चुने जाते हैं या मंत्री बने जाते हैं, तब ये शपथ लेते हैं कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, तो क्या ये संविधान के अनुसार काम करना हो? नहीं, मतलब देखिए, दो तरह के, मेरे हिसाब से दो तरह के लोग पहुंच रहे हैं आज। एक तो है जो जाकर संविधान की शपथ लेते हैं और उसको नहीं मानते हैं। दूसरे हैं कि जो खुला खेल फरुक्कावादी है कि वो संविधान की शपथ ही नहीं लेते हैं, वो गीता, कुरान, पुराण, अलग अलग चीज़ों की शपथ लेते हैं, और वो उनका विचारधारा है। भारत का संविधान उस चीज़ के लिए भी उनको अधिकार देता है कि वो जिस चीज़ की चाहें शपथ लें, तो वो अपना जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, और ख़ास करके जो जहाँ पर पहुँचे हैं, उस संविधान की बदौलत ही पहुँचे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, वो संविधान की बदौलत ही वहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनको संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं, संविधान के द्वारा जो भी चीज़ कही गई है, उसको मानना चाहिए। और अगर उन्होंने संविधान की शपथ ली है तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी बहुत लंबे समय से एक नारा सुन रहे थे, अब की बार 400 पार जी। और मोदी सरकार, मतलब सरकार एक नाम से सरकार बन रही थी, अब की बार 400 पार आएगी मोदी सरकार। अब अचानक 400 पार का नारा गायब हो गया, मोदी सरकार के बजाय अभी नाम आ रहा कि एनडीए की सरकार। इस नारे के अंदर में आप क्या देखते हैं? मोदी नाम गायब होता दिख रहा है, एनडीए नाम आ रहा है, तो इसको आप क्या किस प्रकार से बताएंगे जनता के सामने कि ये क्या चीज़ हो रही है? देखिए, पहले आपने जो पहला प्रश्न पूछा था उसमें मैंने कहा था कि जैसे जैसे रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट किसी भी चीज़ का आता है, उसके हिसाब से लोगों का नज़रिया बदल जाता है। तो लोगों ने मेहनत करी थी, उन्होंने 400 का टारगेट रखा था, 400 से ज़्यादा का टारगेट रखा था, नहीं पूरा हो पाया, लेकिन उन्होंने टारगेट रखा था, उनके संगठन ने रखा था। उनकी बड़ी बात है कि उन्होंने इतना बड़ा टारगेट रखा था और उसको नहीं पार पाए, और वो एक व्यक्ति के चेहरे पे वो चुनाव जीतना चाहते थे, जिसे जनता ने नकार दिया है।
मतलब आप अगर उसको प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ले जाकर देखें तो जो भाजपा है, मतलब भाजपा के जो पुराने कैडर वाले कार्यकर्ता हैं या जो पुराने जिन्होंने 2 की संख्या से सांसद से चालू किया उन लोगों में, तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो फेज़ आया है उस फेज़ में उन्होंने एक पार्टी हुआ करती थी ना, भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद डिफरेंट फेज़, मतलब अलग चाल चरित्र वाली पार्टी कहलाती थी। लेकिन वो पार्टी ना होकर एक व्यक्ति का नाम ही सब कुछ हो गया कि भाजपा सरकार नहीं रही, वो भारत सरकार नहीं रही, वो मोदी सरकार हो गई। ठीक है, 400 पार, एक व्यक्ति के लिए 400 पार। अब उसमें मैं अगर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कल रिज़ल्ट आया है तो उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़े, उनका मार्जिन, जीत का मार्जिन 1.5 लाख के आसपास ही रहा। तो ये अपने आप में सोचने का विषय है कि जिस व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया हो पूरे 543 सीटों का, वो व्यक्ति खुद 1.5 लाख वोट से जीता। मतलब उनको तो मतलब लोगों ने रिजेक्ट किया है, ये मानना पड़ेगा। सीटें आई हैं, वो लोगों ने अपने व्यक्तिगत लेवल पे किया, आरएसएस और भाजपा के संगठन ने काम किया। अगर जीत जाते तो मोदी जी का चेहरा ही होता, बोलते कि मोदी जी के चेहरे से जीत गए। अब मोदी जी को भी लेना चाहिए अपना, इस पर मानना चाहिए उनको कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, बनारस की जनता ने उनको रिजेक्ट किया। 2 बार वहाँ से आप सांसद हैं, उसके बाद आप 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, तो ये तो रिजेक्शन है। मतलब मेरे हिसाब से माननीय शिवराज सिंह को देख लीजिए आप, जिनको विधानसभा चुनाव के बाद एक किनारे किया। अभी 6 महीने बीते हैं, 6 महीने बीतने के बाद उन्होंने चुपचाप संगठन के तौर पे, संगठन के व्यक्ति के तौर पे काम किया और करीब करीब 9 लाख वोट से जीता उन्होंने। तो दोनों को अगर व्यक्तिगत मतलब एक ही पार्टी और एक ही संगठन, मातृ संगठन से निकले हुए दोनों व्यक्ति को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख लीजिए, एक 9 लाख वोट से जीतता है और चुपचाप रहता है, शालीनता से रहता है, और एक जो है जिसके बारे में हल्ला मचाते हैं और 1.5 लाख वोट से जीतता है। लेकिन ऐसा ही है, राजनीति है, प्रोपेगेंडा की राजनीति ज़्यादा है। नहीं, इसमें मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि कुछ जगह जैसे गुजरात है, गुजरात में लगभग 1 सीट कांग्रेस जीती, बाकी सभी लगभग बीजेपी जीती। मध्य प्रदेश के अंदर में पूरी 100% बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ के अंदर 1 सीट कांग्रेस जीती, बाकी बीजेपी जीती। दिल्ली के अंदर में पूरी 7 के 7 सीटें बीजेपी जीती। तो ये देखा जाए कि ये वाले जो सेंट्रल वाले जो एरियाज़ है, इस एरियाज़ के अंदर में बीजेपी का 100% आने का क्या कारण है? क्या ये मोदी जी का नेतृत्व है या ये लोकल तरीके के वहाँ के नेताओं का नेतृत्व है? नहीं, मेरा इसमें व्यक्तिगत मानना ये है कि इसमें कोई मोदी जी का कोई जादू नहीं है। यहाँ पर भाजपा और आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत है। डोर टू डोर उनका लोगों से परिचय है। उनका जो बोलते हैं पन्ना प्रमुख बनाया जाता है, पन्ना प्रमुख वाला जो उनका फार्मूला है वो बहुत अच्छा है कि 5-10 आदमी को भी एक आदमी रेगुलेट करता है। तो उनका संगठन बहुत मजबूत है। इसमें कोई मोदी जी नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसमें भी संघ का ही हाथ है, वही पन्ना प्रमुखों का हाथ है जिसके कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए। और यहाँ पर भी वही संगठन है जिसके कारण यहाँ पे सीट जीती हैं। और दूसरा ये है कि मतलब ये भी मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो शुरू के चरणों में जो चुनाव हुए उसमें जो डाटास जो लेट लोड किए गए, मुझे तो उसमें भी खेल लगता है कि ये जो सीटें बढ़ी हुई हैं, जहाँ पर कम से कम मध्य प्रदेश का तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 3-4 सीटों में तो कांग्रेस बिल्कुल जीतने की स्थिति में ही थी। मतलब कैंडिडेट के तौर पे भी, वहाँ पर लोगों कार्यकर्ताओं के तौर पे भी, और व्यक्ति के खुद के सक्षम होने के तौर पे भी, और विपक्षी जो उसके भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार थे उनसे कंपेयर करने पे दोनों के, और व्यक्ति के इमेजेस के बारे हिसाब से भी 3-4 सीटें तो कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन वो 40-50 हज़ार के आसपास की सीटों वोटों से वो हार गए। तो ये टेक्निकल इसमें मैं कुछ लोचा तो देखता हूँ। नहीं, इसमें जैसे फूल सिंह बरैया जी की सीट है, मतलब काफ़ी कम अंतर से वो हारे हैं। और अपने उधर कांतीलाल भूरिया की सीट है, ये भी, और नुकुल नाथ की सीट है।
यानी इन ऐसे यहाँ दिग्विजय सिंह की सीट है, ऐसी कुछ सीटें थी कि जहाँ से ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस मतलब यहाँ से लीड लेके जीत जाएगी। सब लोगों ने कहा था कि कम से कम 7 से 8-9 सीटें तक कांग्रेस की आएगी जी। ऐसा सब। तो लेकिन ये सभी के सभी सीटें हारने के पीछे क्या कारण रहा है? क्या इसमें कांग्रेस की अपनी ज़मीनी लेवल की कमजोरी है या अन्य कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, ये इसको मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर है। और जो ये आपने 4 सीटें जो गिनाई, बरिया जी की, राजा दिग्विजय सिंह साहब की, कांतिलाल भूरिया जी की और नकुल नाथ जी की, इन चारों सीटों पे अगर बात करें अपन तो चारों सीटों में एक एक सीट की बात कर लीजिए। बरिया साहब का जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा था, क्योंकि संध्या राय जी वहाँ पर सिटिंग एमपी थी भिंड की, और जहाँ तक मैं जानता हूँ दतिया भिंड वाले क्षेत्र को उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया वहाँ पे, जो उल्लेखनीय काम कहा जा सके ऐसा कोई भी काम उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया। तो उम्मीद थी कि एक तो उनका इमेज अच्छी नहीं बन पाई थी, और फूल सिंह बरिया दबंग राजनेता रहे हैं, लेकिन जो उनकी सामाजिक जो एक छवि बनाई गई थी वो उन्हें के डेंट कर गया, ये कारण हो सकता है। और सबसे मेन है कि संगठन का मजबूत ना होना वहाँ पर, ये 2 चीज़ों के कारण, उनकी बरिया साहब की खुद की इमेज और संगठन का मजबूत ना होना, ये दोनों चीज़ों के कारण बरिया साहब कम मार्जिन से हार गए। अब आते हैं हम कांतिलाल भूरिया जी के कारण। तो कांतिलाल भूरिया जी की जो सीट थी वो भी मानी जा रही थी कांतिलाल भूरिया जी जीतेंगे, पुराने मतलब वो एकदम खाँटी राजनेता हैं, वो जीतते रहे हैं काफ़ी समय से, सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन कुछ वक्तव्य उनके द्वारा या दे दिए गए, वो उसने नुकसान किया, और ख़ास करके उनके सामने महिला प्रत्याशी थी तो वो भी उसने किया, और वहाँ पर भी संगठन की कमजोरी रही। ट्राइबल क्षेत्र था और आदिवासियों का झुकाव वनवासी परिषद के कारण भाजपा की तरफ ज़्यादा है, ये इसको भी मानना पड़ेगा। इसका तोड़ कांग्रेस के पास अभी भी नहीं है। और क्योंकि आप देखेंगे, डाटा देखेंगे तो 131 जो SC ST की जो संसदीय सीटें हैं उसमें से बीजेपी को 53 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 31 मिली। कांग्रेस को पिछली बार से बहुत ज़्यादा सीटें मिली, करीब 20-21 सीट ज़्यादा मिली हैं SC ST की, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी से बहुत पीछे तो संगठन है। अब तीसरी सीट पे हम जाते हैं, अपने नकुल नाथ जी की सीट पे जाते हैं। तो नकुल नाथ जी को तो जिस दिन से विधानसभा के बाद से ये था कि उनको अभिमन्यु बना दिया जाएगा, उनके लिए चक्रव्यूह गढ़ा गया था और अभिमन्यु बना के उनको घेर कर निपटा दिया गया। उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये था कि उनको मतलब हराना ही टारगेट था वो, इसलिए उसमें क्योंकि संगठन मजबूत है बीजेपी का तो उसमें कामयाब रही। और राजा साहब वाली सीट में भी है कि राजा साहब को हमेशा से टैग किया जाता है कि वो एंटी हिंदू बातें करते हैं, एंटी सनातनी बातें करते हैं और मुसलमानों के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं, तो उनको टैग कर दिया गया, मिस्टर बंटाधार कहा जाता है उनको। लेकिन उन्होंने जो जो अच्छे काम किए हैं उसकी गिनती नहीं होती है, और ख़ास करके क्योंकि 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा है तो जो नए वोटर्स थे वो तो राजा साहब को जानते ही नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया था। सोशल इंजीनियरिंग का जो काम किया गया था उस पे लोगों को जानते ही नहीं है। SC ST खास करके SC ST के लोग तो जानते ही नहीं कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे क्या किया। दलित एजेंडा जो लेके आए थे जिसके कारण लोगों में आज आप सुनते हैं डिक्की बन गई है और लोग एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को थोक के भाव में गन के लाइसेंस मिले थे, लोगों को ज़मीनें मिली थी राजा साहब के समय में, लेकिन उनकी जो अगली पीढ़ी है वो जानती नहीं। उनको लगता हमारी तो ज़मीन हमारी बपौती थी पहले से, हथियार तो हमारे पिताजी ने पहले से खरीद रखी थी, लेकिन वो उसमें राजा साहब का योगदान था। तो जो एक लेबल किया गया था, उनको जो एक लेबलिंग की गई थी मिस्टर बंटाधार के तौर पर, उसके बाद भी उम्मीद थी कि राजा साहब जीतेंगे, लेकिन वही संगठन, क्योंकि संगठन में इतनी गुटबाजी है, एक संगठन अगर जिताने की कोशिश करता है तो दूसरा वहाँ खींचता है, और ये इस पे काम करना चाहिए। और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और गुजरात, अब जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उनको भी समझना चाहिए कि अब आपके पास पूरे 5 साल हैं। विधानसभा 5 साल बाद है, लोकसभा 5 साल बाद है, और करीब करीब 1800 दिन है।
इस 1800 दिन में हर दिन के हिसाब से कोई प्रोग्राम चेकआउट करना चाहिए। अगर आपको 5 साल बाद खड़े होने की स्थिति में अपने आप को देखना चाहते हैं तो नई पीढ़ी को, नए जो अच्छे लोग हैं और नए जो कार्यकर्ता हैं जो दिल से कांग्रेसी हैं और जो संविधान पे और प्रजातंत्र पे विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब का जो संविधान है उस पे अपनी आस्था रखते हैं, उन लोगों को मौका देना चाहिए बनिस्बत वो पुराने घिसे पीटे लोगों को एक साइड करके नए लोगों को मौका देना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव और एनडीए के साथ में जो अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से बहुत बढ़िया काम किया, या पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी बहुत लीड लेके आई, या महाराष्ट्र के अंदर में उद्धवराव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस गठबंधन, इन्होंने इंडिया ने बहुत अच्छे वर्क किया। तो इस प्रकार, या उधर नायडू है या नीतीश है, नीतीश जी है, इन्होंने मतलब एक अपने क्षेत्र के अंदर अपना एक परचम लहराया। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, इनमें क्या विकल्प हो सकते इस प्रकार से नेता उभर के आए या आने वाले 5 साल में? इसका देखिए, इसका तो एक सबसे मेन चीज़ होता है कि जब एक हाथी होता है, एक छोटा जानवर होता है। हाथी जब कमज़ोर हो जाता है, अगर वो बैठ गया है तो उसको उठने में बहुत टाइम लगता है, तकलीफ होती है। छोटा जानवर कमज़ोर भी होगा तो उठ जाएगा। ठीक है। कांग्रेस जो है ऑल इंडिया की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन वो कमज़ोर है, इसलिए उसको उठने में टाइम लगेगा और लग रहा है, दिख रहा है। वो सपा जो है वो देख रहे हैं आप, अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही सीमित है। उन्होंने पूरे अपने संसाधन, जो मानव संसाधन से लेकर जो भी उनके पास बाकी संसाधन हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने झोंका और उसका ईमानदारी से उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया और पूरी दम से काम किया उन्होंने, मतलब बिना किसी से डरे उन्होंने सब चीज़ को झेला और उन्होंने रिज़ल्ट लेके आया। उसी तरीके से बाकी जो ममता बनर्जी हैं, दीदी जो बंगाल में, उनको मानना पड़ेगा कि वो एक ही, मतलब मेरी नज़रों में तो एकमात्र ऐसी नेता हैं जो किसी से नहीं डरती है। बाकी लोग कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन वो तो उन्होंने बोला कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, और उन्होंने दिखा दिया कि आप कोई भी हो, सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जितनी कहानियाँ गढ़नी है गढ़ लो। बहुत बड़ा कांड, वो कौन सी जगह है वहाँ पे, एक बड़ा यौन उत्पीड़न वाला कांड बड़ा उछाला था, लेकिन वो चला नहीं। तो मेन है कि छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने राज्य में बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे तरीके से, अगर उनका नेतृत्व अच्छा है, उनकी संगठनात्मक मतलब बनावट अच्छी है और नेतृत्व अच्छा है और उसके स्ट्रेटजी बनाने वाले स्ट्रेटजिस्ट अच्छे हैं, तो छोटी जगह पे काम करना और उसका रिजल्ट आना बहुत अच्छा है। कांग्रेस और भाजपा में यही चीज़ फ़र्क है। भाजपा संगठनात्मक तौर पे बहुत मजबूत है, इसलिए ऑल इंडिया में फैलती जा रही है। अभी आप देख लीजिए कि वो उड़ीसा में वो सरकार, विधानसभा जीत गई है, उड़ीसा में सरकार बनाएगी। आंध्र प्रदेश में भी उनकी अच्छी सीट है, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में वो सरकार बनाने। चंद्रबाबू नायडू जी के पास अपना खुद का बहुमत है वहाँ पर, लेकिन फिर भी कि साउथ में वहाँ पे जा ही रहे हैं वो, आंध्र में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस तरीके से छोटी पार्टियाँ, छोटी चीज़ है कि छोटी चीज़ वही, मतलब हाथी और मैंने छोटे जानवर का एग्जांपल दिया, वो आप उससे समझ सकते हैं कि उसको पहले हाथी को खाना खिलाना पिलाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। वो बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, फिर जब वो उठेगा तब दमदारी से उठेगा। तो अभी कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हाथी है, बैठा हुआ है, उठने की कोशिश कर रहा है, चिंघाड़ रहा है, और मेरे ख्याल से आगे के 2 पैर तो उठा लिए हैं उसने। अभी 99 सीट आई हैं तो आगे के 2 पैर उठा लिए है, पीछे का पैर भी उठने की स्थिति में है। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसको खिलाने पिलाने के लिए, उस संगठन को मजबूत करने के लिए नई तरह की टॉनिक, नई तरह के लोग, नई तरह के डॉक्टर्स, नई तरीके के वेटनरी डॉक्टर्स
सब लोगों की ज़रूरत है। पुराने जो हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी हटा देना चाहिए, नए लोगों को सामने लाना चाहिए, तो हाथी खड़ा हो सकता है। अच्छा, इसमें पूरे चुनाव के अंदर भी एक नाम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उभर के सामने आ रहा है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद, रावण। रावण जी। और उनका एक निर्दलीय रूप से जीतना, हालांकि पेपरों में ज़्यादा, टीवी में ज़्यादा नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये एक बड़ा जिज्ञासा वाला विषय है कि जहाँ पे भीम आर्मी ने मतलब एक अपना सांसद लोकसभा के लिए भेजा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे, मतलब वो क्या चीज़ आने वाले समय में कर सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर भाई से मेरी 2-3 बार मुलाकातें हुई हैं, अच्छी खासी मुलाकातें हुई हैं, और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ कि वो ख़ास करके दलितों के एट्रोसिटीज़ में कहीं भी, पूरे इंडिया में कहीं भी कोई एट्रोसिटी हुई है, चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुँचे हैं। चाहे कैसे भी पहुँचे हैं, उसमें लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि उनके पास संसाधन कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन वो वहाँ पहुँचे हैं। उसके कारण उनकी जो एक इमेज बनी है, एक ब्रांड बन गए हैं चंद्रशेखर रावण। और ऐसे भी कोई अपने नाम के सामने रावण नहीं लगा लेता है। रावण लगाना ही अपने आप में एक विचारधारा की तरफ बताता है, जिसको लोगों ने पसंद किया। खास करके जो दबे कुचले लोग हैं, उसमें भी युवा लोग जो हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। और नगीना से जीते हैं, तो पूरी इस जो 543 सीटों में से एक नगीना तो है कि निर्दलीय पहली बार लड़के निर्दलीय सांसद बनना मायने रखता है। तो नगीना है, चंद्रशेखर भाई को बधाई हो। और उनको भी प्रजातांत्रिक जो चीज़ों को मानने वाले, संविधान मानने वाले, क्योंकि वो संविधान को मानने वाले हैं ही, मतलब उसमें कोई शंका ही नहीं है कि वो संविधान न मानते हों। वो संविधान की ही उपज हैं और संविधान को ही लेकर चलते हैं, तो वो संविधान को मानने वालों के साथ ही रहेंगे हमेशा, और लड़ाई बहुत तगड़े तरीके से लड़ेंगे। अभी जो संविधान बचाओ की जो लड़ाई चल रही थी और संवैधानिक संस्थाओं बचाओ की लड़ाई जो चल रही थी, उसके लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया था। अब इस इंडिया गठबंधन के साथ में मतलब बीएसपी ख़ास तौर से, जो कि बहन जी उसको कमांड करती है, तो बहन जी का एक तरफ मतलब इस संगठन इंडिया के साथ नहीं शामिल होना, ये क्या दर्शाता है, मतलब आपके हिसाब से उसको? बहन जी एक समय में, और कहिए कि इस चुनाव के डिक्लेयर होने के पहले तक भी, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के दावेदारों में से एक कहलाती थी। इसमें कोई शंका नहीं है। दलितों की आज भी सबसे बड़ी नेता हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन पता नहीं ऐसे क्या कारण है जिसके कारण उन्होंने अपनी आवाज़ पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उनका हाथी जो है वो बैठा है, तो बैठा ही नहीं है, सो गया है। उसमें क्या, उस हाथी को क्या नशा खिलाया गया, उस हाथी के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है, वो तो बसपा और बहन जी बता पाएंगी। लेकिन बहन जी ने एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका खोया। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ होती तो आज परिस्थिति कुछ और होती, इंडिया गठबंधन की सीटें भी बढ़ती, क्योंकि बसपा का जो कैडर है वो भी एक अच्छा कैडर है, संगठन उनका भी अच्छा मजबूत है, और कम से कम 7-8 स्टेटों में बहुत अच्छा है उनका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो है ही है, आंध्र प्रदेश में है, मतलब करीब करीब 7-8 स्टेट में उनका कैडर है। लेकिन नेतृत्व अगर दिग्भ्रमित है या किसी भी दबाव में है, जिसके कारण उनकी पूरी सेना ही चुपचाप बैठ गई, तो ये बदकिस्मती ही कहेगा। जहाँ तक डॉक्टर साहब मैं आकलन करता हूँ कि बसपा को जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ही करीबन 9.6% वोट मिला, अगर इस वोट को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि एनडीए तो मतलब वहाँ से क्लीन बोल्ड हो जाता, मतलब पूरे लगभग बहुत 80 में से 4-5 सीटें शायद वो ले जाते हैं, और 75 के आसपास में मतलब ये इंडिया गठबंधन के पास में आती है, ऐसा मुझे लगता है। सही है, आपका और सोचना सही है। और लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक प्रश्न है, काल्पनिक आप मान सकते हैं कि बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में आती तो हो सकता है कि अखिलेश जी सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में राजी ना होते, जिस तरीके से उन्होंने सीटें बांटी है। उन्होंने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अयोध्या की जो सीट है, जिसमें जो इंडिया के जो सपा से जो जीते हैं वो एससी के हैं,
ओपन सीट में से एससी का बंदा जो है लल्लू सिंह जी को हरा के अयोध्या की सीट जीती है। ओपन में से सीट थी। ओपन की सीट में अखिलेश जी ने एससी के बंदे को खड़ा किया था, और वो अयोध्या जैसी सीट पे जिस राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन हुआ और मंदिर बना है, उसके बावजूद वहाँ पर एक एससी का बंदा बहुत अच्छे से जीता हो, तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स है, जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया था कि सबको समाहित करते हुए उन्होंने टिकट बांटा, तो हो सकता है बहन जी अगर आती तो हो सकता है ये गठबंधन जो बना, ये जो समीकरण बना, ये शायद ना बन पाता। लेकिन एक हाइपोथेटिकल है कि ये भी रहता और बहन जी उसमें आगे जुड़ जाती, 9% से ज़्यादा का वोट अगर जुड़ जाता, निसंदेह है कि चुनाव में 20-30 सीट का फ़र्क पड़ता सीधे। 20-30 सीट मतलब सीधे 60-70 सीट का, तो इंडिया बहुमत में हो सकती थी अभी। इंडिया गठबंधन मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा होता तो नहीं, मान के चलो कि बहन जी पीएम बनती तो भी गृह मंत्री के लेवल पे तो उनको सीट मिल जाती। तो बहन जी की मतलब प्रशासनिक क्षमता को तो किसी ने आज तक कमतर माना ही नहीं। माने नहीं, या तो प्रशासनिक क्षमता मतलब जबरदस्त है, उनको मौके मिले, उन्होंने जो अपना दिखाना था वो दिखाया। लेकिन मेन वही है कि उनके बारे में जो चरित्र निर्माण किया जाता है कि लालू जी को चारा चोर कह दिया, अखिलेश जी को टोटी चोर कह दिया, जो ऐसा टैग किया जाता है, बहन जी को पैसों की देवी कह दिया। अरे भाई, आप बाकी लोगों से भी देखेंगे कि नहीं, चारा का घोटाला कितने का घोटाला था, और उसमें कौन कौन बड़े बड़े लोग थे। लालू जी के इक्वलेंट, उनके बराबरी के पद वाले लोग भी थे जिनको छोड़ दिया गया, और लालू जी के ऊपर टैग चिपका दिया गया कि ये फला चोर, टोटी चोर। सीएम के आवाज़ से जब अखिलेश जी बाहर हटे वहाँ से, तो वहाँ से नल को निकाल ले गया, तो क्या अखिलेश जी निकाल के ले गए? अरे किसी को ज़रूरत होगा, कर्मचारी होगा, कोई होगा, चलते फिरते ले गया, तो आपने टैग कर दिया कि अखिलेश जी टोटी चोर हो गए, और आपने उसको इतना ऐसा कर दिया कि जैसे अखिलेश जी टोटी चुराएंगे। वैसी बहन जी के बारे में, उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी या उनसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग नहीं हैं क्या? है ना? लेकिन आपने टैग कर दिया, तो बहन जी के साथ भी यही किया लोगों ने। उनकी जो खासियत थी उसको कभी भी बाहर नहीं आने दिया, और जो उनकी जो कमजोरियां थी उसको बहुत ज़्यादा दिखाया गया, और उनकी खुद की कमजोरियां थी जिसके कारण वो चुप बैठ गए। इसका मतलब ये है कि सोशल लेवल, जो वैचारिक लेवल का जो आंदोलन है, जो उसकी कहीं ना कहीं कमी है कि जिसका तोड़ नहीं है। तभी ये सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल वाले या अन्य लोग, पत्रकार लोग, इस प्रकार की अफवाह फैला के किसी का मॉरल या व्यक्तित्व को डाउन करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करके उस समाज को ही बेकार बोला जाता है कि ये तुम्हारा प्रतिनिधि ऐसा है। मतलब एक तरीके से उस समाज को गाली देने जैसा है, ये तुम्हारा नेता टोटी चोर बनने वाला है, चारा चोर बनने वाला है, तो ऐसा है। आप दूर मतलब आप ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप तो भगवान बुद्ध को देखिए, उनसे बड़ा वैचारिक कोई व्यक्ति नहीं हुआ, उनसे ज़्यादा साइंटिफिक व्यक्ति कोई नहीं हुआ, लेकिन उनके नाम को बिगाड़ के बुद्धू शब्द बनाया गया। बुद्ध से ही बुद्धू बनाया है इन्होंने। बुद्धू का मतलब जिसके ज्ञान ही नहीं होता है। तो टैग करने का तो ये तो 3000 साल 5000 साल पुराना चला आ रहा है कि जिससे आप लड़ नहीं सकते उसको टैग कर दो, बराबर चिपका दो उसके पीछे कुछ। नहीं, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि जो लोग ऐसा बुद्धि वाला स्टेटमेंट देते हैं, बाद में तथागत के शरण में आके उनके मूर्ति के पैर पड़ते हैं, तो फिर कभी प्रशंसा भी करते चुनाव के समय में। तो जैसे उनको अवसर मिलता तो कभी डाउन करने की कोशिश करते, कभी हाथ भी जोड़ते हुए पब्लिक के बीच में आके। तो है ना, इनके चरित्र को क्या कहेंगे? ये चरित्र उनका किस प्रकार का चरित्र? एक साइड में दुनिया में आज का जो भौतिक युग है उसमें लोग मौका परस्त तो ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ के नेता जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध के गुणगान करते हैं, बुद्ध की धरती से आया है बताते हैं। उनको जो वहाँ इज्जत मिलती है वो बुद्ध के कारण ही मिलती है, और यहाँ आकर बुद्ध को मानने वाले उनके लिए अछूत हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट हैं वो एससी के हैं। तो यहाँ पर उनका बुद्ध का जो टैग है वो एससी कैटेगरी को चला जाता है, और जब विदेश जाते हैं तो वो दुनिया के सबसे इनलाइटेंड, सबसे बुद्धिमान के तौर पे किया जाता है। तो ये जो शब्द है अभी नया नया सोशल मीडिया में ही मैंने भी देखा है, मैं भी कभी कभी लिख देता हूँ कि मिस्टर दुग्गल, दोगले शब्द को बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से मिस्टर दुग्गल बताएं कि मिस्टर दुग्गल लोग ज़्यादा हो गए हैं।
तो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक नारा बड़ा चला था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जी। है ना। लेकिन देखने में ये आया कि लोग मंदिर में गए, प्रसाद ले लिया और साइकिल पे सवार होकर निकल गए उसी ठीक है। फैजाबाद अयोध्या में। ठीक, उसमें देखिए मेन चीज़ है, जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। राम गए कहाँ थे, ये प्रश्न भी तो है। राम गए कहाँ थे? राम तो यहीं थे। राम तो कण कण में है, राम तो रोम रोम में है। और जिस राम को आप बताते हैं, राम तो कई तरीके राम, कबीर को आप पढ़िए तो कबीर 4 तरह के राम बोलते हैं। बराबर, पीवत राम रस लागी कुमारी, वो खुद दशरथ पुत्र अलग है, दशरथ पुत्र अलग है। उसके बाद भी राम शब्द अपने आप में, राम जो है परमात्मा का जो सबसे जो ऊंची शक्ति कहलाएगी उनका ही पर्याय है। तो वो तो रोम रोम में बसे हुए हैं, तो उनको लाए हैं कौन? लाने वाले कौन है? ऐसे ये ऐसे कैसे बता देंगे कि लाए हैं? जिनको आपको चींटी उठाने की ताकत नहीं, आप बताओ हाथी को कंधे में रख के ले आया। मतलब ये नारा क्या सामाजिक संदेश, मतलब जो सामान्य जनता है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको भावनात्मक रूप से मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने का नारा नहीं लगता आपको? बिल्कुल। देखिए जनता बह जाती है भावनाओं में। जनता 2014 में बह गई थी कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो बहुत भ्रष्ट गवर्नमेंट थी। उस समय जो जो वो थे क्या, विनोद राय साहब जो थे कंट्रोलर जनरल सीएजी वाले, उन्होंने बता दिया था इतने इतने लाखों करोड़ों का घपला हुआ, इसमें इतना सीएजी, कोलगेट और पता नहीं क्या क्या। इस पूरे 10 साल में तो एक में भी केस में कोई कन्विक्शन नहीं हो पाया, ना कोई गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। मतलब वो बनावटी, एक तो बनावटी घपले दिखाए गए थे। घपले हुए होंगे तो अगर हुए थे तो ये 10 साल की सरकार ने उन घपलों को उजागर करके जो उसके दोषी थे उनको सज़ा देने का भी काम था, जिसके कारण आप सत्ता में आए थे। तो ना आपने सज़ा दी, ना आपने किसी को पकड़ पाए। मतलब वो कोई घपले हुए नहीं थे। उस झूठी नैरेटिव से आप सरकार पे आए थे। आपने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की थी, आपने 15-15 लाख जो काला धन है वो बताया था। अब मैं काले धन की बात कर रहा हूँ तो अब नोटबंदी है। नोटबंदी को तो ऐतिहासिक कदम बताया गया था, उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। नोटबंदी बंद करने के बाद 2000 का नोट आया था। 2000 का नोट क्या आपको मार्केट में एक भी नोट आपको दिख रहा है आज की डेट में? अब आप सोचिए कि वो कितना बड़ा एक घोटाला होगा कि पहले छोटे नोट को ख़त्म करके बड़ा नोट करा, और बड़े नोट को कोई एक आदमी ने या एक किसी ने पूरा बटोर लिया पूरे इस मार्केट से। वो पैसे कहाँ हैं? अगर भ्रष्टाचार हटाना और कम करना, काला धन हटाना, तो वो पूरा काला धन तो एक जगह इकट्ठा हो गया फिर से। तो चीज़ें भावनात्मक तौर पे लोगों को भुनाना, जो आपका प्रश्न था कि भावनात्मक तौर पे भुलाते हैं कि हम राम को लाए हैं। ठीक है भाई, राम को लाए हैं, मान लिया लोगों ने वोट दिए होंगे लोगों ने जैसा, लेकिन रिज़ल्ट ये बताता है कि लोगों ने प्रसाद लिया और साइकिल में बैठ के चले गए। वैसे किसानों के बारे में था कि हम एमएसपी, उनको एमएसपी देंगे, उनकी 2021-22 में उनकी जो इनकम है दुगनी कर देंगे। दुगनी क्या कर दिए? जो नॉर्मली जो किसान मरते थे उनकी डेथ रेट बढ़ गई, 700 लोग मर गए 1 साल के अंदर में रोड पे आंदोलन करते हुए। और फिर वो कानून वापस भी लिया गया, न एमएसपी आई, न किसानों की दुगनी हुई। मतलब भावनात्मक स्तर पे किया गया ऐसा लोगों को, तो लोगों को तात्कालिक फ़ायदा दिखा, लोगों में बह गए। 19 का चुनाव था, वो जो था सेना के नाम पे जीत लिया गया, क्योंकि उस समय अटैक हुआ और हमने काउंटर अटैक कर दिया, हो गया। तो भावनात्मक स्तर पे भारत की जनता जो है, हम भी उसमें हैं कि हम भावनात्मक स्तर पे हम भी बहुत भावनात्मक लोग हैं कि हमारे सामने भी अगर कोई संविधान की बुराई करेगा तो हम लड़ जाएंगे, हमारे सामने कोई डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बुराई करेगा तो हम लड़ जाएंगे। मतलब सच झूठ अपनी जगह है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर तो हर आदमी कमज़ोर तो होता ही है। और जो राजनेता होते हैं, और ख़ास करके जो कुटिल राजनेता होते हैं, जो घिसे पिटे राजनेता होते हैं, वो तो इस मामले में बहुत माहिर होते हैं। अच्छा, पिछली सरकारों के अंदर में करीबन एक आंकड़ा कुछ राजनेता दे रहे थे कि 16 लाख करोड़ का लोन बड़े उद्योगपतियों का माफ़ किया।
जी। और कोरोना के बाद में जो छोटे बिजनेसमैन थे, चाहे रियल इस्टेट वाले थे या अन्य दूसरे मैन्युफैक्चरर्स थे, इनका भी मतलब 2 साल तक का मैन्युफैक्चरिंग बंद रहा, उनके बिजनेस बंद रहे, तो इनका भी घाटा ज़बरदस्त हुआ। लेकिन बैंकों को सरकार ने खुली छूट दी और उसके कारण सुसाइड रेट बढ़ा, लोगों ने सुसाइड किया परिवारों के साथ में। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र के अंदर में जनता को सपोर्ट करने के लिए सरकार का काम होता है, तो ये सरकार ने उधर तो ध्यान नहीं दिया। मंदिर बना रहे हम, रोड बना रहे हम, शाइनिंग इंडिया कर रहे हम, तो एक तरीके से लोगों ने लोगों के लिए चलाई हुई सरकार न करके एक उद्योगपति के माध्यम से कुछ मतलब उनके लिए काम करने वाले लोगों की सरकार। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसा हुआ है? क्यों नहीं हुआ? ये तो डाटा बताता है कि जो अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई है वो बढ़ गई है। मान लीजिए एक परिवार में बड़ा भाई जो है वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है और छोटा भाई बेरोजगार है, 4 भाई हैं। बीच वाला 50,000 कमाता है, उसके बीच वाला 25,000 रुपये कमाता है, तो घर की टोटल इनकम कितनी हो गई? 1,50,000 और 25,000 मिला के 2.25 लाख रुपये पर मंथ की इनकम हो गई। आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? 2.25 लाख को 4 से आपने डिवाइड किया तो 4 तिया 12, मतलब 35-36 हज़ार के आसपास पर हेड इनकम हो गई। आप इसको इस टाइप से जस्टिफाई करेंगे कि हर आदमी की मंथली इनकम 36 से 40 हज़ार रुपये है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा भाई था जो बेरोजगार है, जिसकी कोई कमाई नहीं थी, क्या उसको 40,000 रुपये मिल रहे हैं क्या? तो 140 करोड़ जनता की टोटल, उसमें जो सबसे अमीर हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पैसे भी उसमें जोड़ दीजिए और फिर उस टोटल में से 140 से डिवाइड कर दीजिए और फिर बताइए पर हेड में इतना पैसा बन रहा है, पर कैपिटा बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे लेकिन जो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन फिर क्यों दे रहे हैं? जब आप 140 में से 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप खुद ही मान रहे हैं कि वो खाने के भी लायक नहीं है उनके पास पैसे, तो कहाँ से उन्नति कर रहे हैं आप? अमीरी गरीबी की खाई तो इतनी बढ़ गई है। और ये जो बता रहे हैं कि देखिए जो बिजनेसमैन है वो तो अपना फ़ायदा देखेगा, वो कोई चैरिटी करने तो निकला नहीं है। जो धंधा करने निकला है वो तो धंधा करेगा, उसको जहाँ फ़ायदा दिखेगा। सरकार बदलती है मान लीजिए कल को, तो आपको क्या लगता है कि वो जो अमीर हैं क्या वो तब भी ये इसी जो वर्तमान सरकार है इसके ही गुण गाएगी? वो तो रंग बदल लेगी ग्रेडिये से, जैसे सरकार कहेगी वैसे काम करने लगेगी। लेकिन उन सरकारों की जवाबदेही है कि जो उनका CSR जो बोलते हैं, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी जो अर्निंग है, टोटल प्रॉफिट है, उसमें से जो पैसा कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो देना है, करना है काम, वो सरकार चेक नहीं करती है। इस सरकार ने 18 लाख रुपए माफ़ कर दिए लोन NPA का बड़े लोगों का। उतने में तो कितने सालों तक हम मतलब बिना एक पैसा का टैक्स दिए हुए हम इंडिया आराम से जी सकता था। किसानों के आप लोन लिया होगा, आपने भी लिया होगा, हमने भी लिया हाउसिंग लोन में। एक लोन आप ना पटा पाएँ, एक किस्त आपके पास में, तो फ़ोन आने लगेंगे। 2 मत पटाइए तो आपके घर में कोई आदमी खड़ा हो जाएगा आके कि आपने पटाया नहीं। 3-4 नहीं करेंगे तो आपको कोर्ट में ले जाएंगे। ये जो 18 लाख आपने छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? 18 लाख करोड़। 18 लाख करोड़, तो वो क्यों छोड़ दिया आपने? कोई तो मंशा थी, लेन देन तो है ही है ना। आप 18 लाख क्या, आपको 18 रुपये किसी को नहीं देंगे फोकट में? 18 रुपये में से 2 रुपये आपको मिल रहे होंगे तब ना आपने दिया होगा। नहीं, कुछ व्यापारियों ने जैसे बैंक को कहा कि भाई हमको इतना ही रिलैक्सेशन दे दो कि हमारे टाइम जो लोन हमने लिया है उसका 2 साल का पीरियड बढ़ा दो, 3 साल का पीरियड बढ़ा, 2 साल का कम से कम बढ़ा दो। तो वहाँ पे बैंकों ने सरफेसी एक्ट या अन्य एक्टों का नाम लेके वो तक नहीं बढ़ाया और इतने प्रकार से उन्होंने ज़्यादती करना शुरू कर दिया कि मतलब वहाँ पे एक टीमें गठित हो गई एडवोकेट की और एक हाई कोर्ट तक पहुँच रहा, तो कोई सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। तो मतलब जनता को परेशान करने का जो एक जुडिशरी के माध्यम से बैंक कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे लोकतंत्र के अंदर? ये इस भ्रष्टाचार का 2 खंभे हैं। एक, आपने लोन लिया, आप नहीं पटा पा रहे, मतलब आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर, आपने ब्याज था, आपने बैंक से लोन लिया, आप नहीं पटा पा रहे, ठीक। आपके ऊपर बैंक कानूनी तौर पे कार्रवाई चालू करेगी। उसके बाद
आपकी प्रॉपर्टी या आपकी फैक्ट्री पे ऑक्शन हो जाएगा। आपकी 100 रुपये की चीज़ को 25 रुपये में बेचने की कोशिश करेगी। 25 रुपये में ख़रीदने वाला कोई 1000 रुपये वाला आदमी ख़रीद लेगा उसको, ठीक है। तो आप सोचिए, आपको तो उस चीज़ से हटा दिया, आपका जो आपने जमाया फैक्ट्री बनाया था, जो बनाया था, ईमानदारी से काम कर रहे थे, परिस्थिति जन्य, उसमें से हो सकता है 10% लोग सच में फ्रॉड होते होंगे, लेकिन 90% जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का आदमी है वो अपनी मेहनत से ही करना चाहता है, कुछ फुकट में खाने की आदत नहीं होती उनकी। तो लेकिन वो 10% जो 90% जो अच्छा करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली कम कीमत में, प्रॉपर्टी छीन ली, कम कीमत में बेच दी, और दी किसको? बड़े आदमी को। अरे भाई, आपने 100 रुपये का लोन लिया, आपका बचा था 30 रुपये बचा हो बकाया, ठीक, और आपने 10 रुपये में किसी को बेच दिया, अनिल की प्रॉपर्टी को सुनील को बेच दिया, उद्योगपति को 10 रुपये में। तो 10 रुपये में आपको ही दे देते वापस, आपसे और 10 रुपये ले लेते और आपको प्रॉपर्टी आपको दे देते। 70 तो आप जमा कर चुके थे ना, तो आप भी उसके मालिक होते, और आप जो काम कर रहे थे उसी कंटिन्यूटी में काम करते और प्रोग्रेस ही करते, और देश में अपना कंट्रीब्यूशन भी करते। तो आप अपने रोजगार से आप महरूम हो गए। आपका सरकार या व्यवस्था के खिलाफ आप में जो आक्रोश था वो कहीं ना कहीं फूटेगा, आपका पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, और वो जो आदमी जो 100 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में ले लिया है, उसको तो फोकट में मिल रहा है ना। तो ये 2 तरीके का कॉकस है, एक को आप मजबूत कर रहे हो, एक को आप ख़त्म ही कर रहे हो। ये सिंगल एक जगह पे नहीं है, ये आपको आपसे छीन रहा है इतनी बस बात नहीं है, आपको छीन के दूसरे को दे रहा है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और वो जो खरीद रहा है वो फिर ये राजनेताओं को वो फंडिंग करते हैं कि ऐसी पॉलिसी लाइए, हमारा एनपीए कर दीजिए, एक साइकिल बना हुआ है। मतलब कानूनी रूप से कानून बना के 80% जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस में आने, जो करीबन 80% रोज़गारों के जनक है, मतलब रोज़गार देने वाले जो 80% लोगों को जो प्राइवेट के अंदर रोज़गार देते हैं, छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स को ही ख़त्म करने का काम पिछले 10 सालों के अंदर में सरकार ने किया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, आप जो सरकार जिस चीज़ को अपना मतलब हाईलाइट मानती है कि एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया, ये सब सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाती है ना, ज़्यादातर तो बंद हो गए। अब चुनाव ख़त्म हो गए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल तक अब कोई चुनाव नहीं होंगे, बड़े चुनाव। तो अब आपको क्या लगता है, जिनके वोट लिए गए हैं, जो सड़क पे फुटपाथ पे रेहटी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, पंचर की दुकान लगाते हैं, अब अतिक्रमण के नाम पे इनको हटाए जाएंगे, क्योंकि 5 साल तक उनसे काम ही नहीं ना, कोई उनसे वोट ले लिया आपने, अब हटाओ इनको, ये कचरा है, गंदगी है, मतलब हमारी आँख में चुभ रहा है, सड़क में सामान बेच रहा है, वोट उन्हीं का लिया आपने, अब उनको आप सड़क से हटा दोगे। अब आप देख लीजिएगा अभी आने वाले समय में जो गरीब जिन्होंने वोट दिया है, भले वो जो उनको मुफ्त का कुछ चीज़ मिल रही हो, अनाज मिल रहा हो, कुछ मिल रहा हो, लेकिन अब उनकी जब रोजी रोटी पे लात पड़ेगा तो 5 साल तक कहाँ बोलेंगे, वो कहाँ बोल पाएंगे। ये जो आप बता रहे हैं ना कि आत्महत्या करने की जो दरें बढ़ रही हैं, अरे करेगा क्या आदमी? सुनवाई भी नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है, पुलिस सुनती नहीं है, कोर्ट सुनती नहीं है, गरीब आदमी के सुनता कौन है? उनकी कोई नहीं सुन रहा है, वो कहीं के नहीं रहता ना, तो उसके पास जब सारे दरवाजे बंद हो जाता है, आदमी सुसाइड कर लेता है। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर में जो बेसिक जो चीज़ें होती कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ठीक है, और स्वास्थ्य, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये एक ह्यूमन की एक ज़रूरत है, और ये देना सरकारों का काम है, मतलब बिल्कुल है ना। लेकिन सरकार शिक्षा के बारे में बात कम करती है ना सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? करती है ना, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं जहाँ लाखों की फीस है, प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, 7 स्टार 5 स्टार अस्पताल खुल रहे हैं आपके लिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सामान्य व्यक्ति है, कैसे उसमें इतनी फीस देगा? तो हाईलाइट तो ये कर रहे हैं ना कि फला अस्पताल खुला, यहाँ ये सुविधा है, फला सुविधा देगा, वहाँ जा कौन पाएगा? और आपने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, आयुष्मान कार्ड और फला कार्ड, ढेका कार्ड, कि आप जाइए फ्री में हो जाएगा। भाई, आज की डेट में आयुष्मान जो योजना है, एक अच्छी योजना गलत तरीके से लागू की गई है, क्योंकि मतलब गरीब आदमी गया अस्पताल में, उसने इलाज करा लिया अपना,
उसको पैसे नहीं देने पड़े, वो खुश है कि भाई अच्छी योजना है, मेरे को पैसे नहीं देने पड़े, मेरा इलाज हो गया। लेकिन क्या आपने उसको चीज़ को देखा है कि उसका 50,000 का इलाज हुआ और 5 लाख रुपए उसके बराबर हो गए बिलिंग में? ठीक है, एक बार में उसके 5 लाख बराबर हो गए। ठीक, अब जिस अस्पताल ने उसकी ट्रीटमेंट किया उसने तो कमा लिए 4.5 लाख रुपए। अब जब वो बिल लगाता है सरकार से रियम्बर्स होगा। अब सरकार वो पैसे, सरकार को पता है कि इसने 4.5 लाख रुपए कमा दिया है, तब सरकार के लोग जो अधिकारी बैठे हैं वो क्या करेंगे कि इनके पैसे बिल रोक लो, क्योंकि इतने ऑलरेडी कमा चुका है, तो उसका बिल नहीं देंगे। ये जब ऐसा साइकिल चलेगा तो धीरे धीरे ये हो रहा है कि जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं या जो मिडिल लेवल के अस्पताल हैं, उन्होंने आयुष्मान से पैनल करना बंद कर दिया, इन पैनल करना। बोले जब हमारा पैसा जो हमें मिलना है आधिकारिक तौर पे कानूनन, वो वापस ही नहीं मिल रहा है, लेना पड़ रहा है तो उसमें कमीशन देना पड़ रहा है। तो अब वो उन्होंने उस गरीब जो मुफ्त में इलाज मिल रहा करके आता था, वो जैसे आएगा बोलेंगे भाई हम तो आयुष्मान से अब ट्रीट नहीं करते, तो वो गरीब तो कहीं का नहीं रहा, न बड़े अस्पताल में जा सकता है, न आयुष्मान में जा सकता है। सरकारी अस्पतालों की आपने बैंड बजा रखी है, सरकारी स्कूलों की आपने बैंड बजा रखी है, सरकारी टीचरों को आप कभी अपग्रेड करने की बात ही नहीं करते हैं, उनकी तनख्वाह कभी बढ़ती नहीं है। सरकारी डॉक्टरों के तो और बुरे हाल हैं, तरह तरह के उनको फतवे जारी कर देता है जब चाहता है आदमी। तो आदमी जो बेसिक जो नीड है ह्यूमन बीइंग की, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे सरकार कुछ नहीं करती है। रोटी के नाम पे 5 किलो राशन दे रहे हैं आपको। कपड़े ठीक है, मान लीजिए कपड़े आज के ज़माने में, कपड़े पुराने ज़माने के हिसाब से सस्ते हो गए, मिल जाते हैं, आसानी से अवेलेबल है। मकान, आपने मकान दे दिया, टॉयलेट दे दिया, उनकी क्वालिटीज़ देखें आपने क्या? नहीं देखे होंगे आपने। शौचालय बनाया, उसका क्रेडिट लिया सरकार ने कि हमने शौचालय बना दिया। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? अरे जब आपके पास खाने को नहीं था, जब आज़ाद हुए थे तो खाने को नहीं था आपके देश में, तो आप टॉयलेट की बात करेंगे? खाओगे तब ना करोगे टॉयलेट, जब आप खाने लगे तब टॉयलेट की बात सोची जाती। और जब आप अगर टॉयलेट बना रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ 70 साल में लोगों ने खाने के लायक बनाया पिछली सरकारों ने, तब तो आप टॉयलेट बना रहे हैं। तो चीज़ें ऐसे ही हैं, पूरा एक साइकिल बन गया है बनते बनते। और उन्होंने इतना जो प्रोपेगेंडा कर करके कि पिछली सरकारों ने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, और पूरा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था तहस नहस है, शिक्षा व्यवस्था तहस नहस है। सड़कें आप देख लीजिए, टोल में आप देखिए, आप टोल में लूट मची हुई है। टोल तो अभी और बढ़ा रहे हो। तो आप पिछले महीने मुंबई गया था, तो मैं वहाँ पे उसमें ओला से गया, तो वो बता रहे थे कि मतलब टोल में क्या बदमाशी हो रही है कि जो रेगुलर जाते हैं ओला वाले, वो बता रहे हैं कि जैसे आप जाओगे तो वो वहाँ का टोल वाला कर्मचारी बोलेगा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, क्योंकि अब उसके आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपको नकद देने पड़ेंगे, तो डबल पैसे ले लिया। और जैसे वहाँ से निकलेंगे तो आपके अकाउंट से भी पैसे कट जाते हैं। अब आपको इतने किलोमीटर से वापस लड़ने आएंगे क्या, और वो सुनेगा क्या? नहीं, तो डबल पैसे लूट रहे हो आप। और ये लूट रहे हो वहाँ भी ठीक है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो क्या आप रोड टैक्स नहीं देते हैं? तो उसी रोड में चलने के लिए हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में फिर काहे के पैसे मांग रहे हैं आप? अब हमारे पैसे लेके आप रोड बना रहे हो और ढिंढोरा पीट रहे हो कि हम रोड बना रहे हैं। अरे हमारे पैसे से तो रोड बना रहे हो और फिर हमसे ही पैसे ले रहे हो, और फिर बार बार पैसे ले रहे हो। हम गाड़ी खरीदें तो फिर पैसे ले रहे हो, मतलब हमें लूट ही लो आप। हम रेलवे स्टेशन जाएँ तो पार्किंग में लूट लो आप। 10 मिनट में इतनी भीड़, 10 मिनट में आदमी कैसे निकल सकता? पिक एंड ड्रॉप में भी नहीं निकल सकता। एयरपोर्ट में जाइए वही हाल है, किसी मार्केट में जाइए, पार्किंग वो मशीन पकड़ा दी, आपका पार्किंग कार्ड दे रहा है आपको। मतलब आदमी पैसे ही देते रहे। इसी में मैं आपको बताता हूँ, सरकारी जो कर्मचारी उनके बारे में बताता हूँ। सरकारी कर्मचारी को सरकार ही पैसा देती है, काम लेती है उसी का पैसा देती है, उसी का। तो फिर उसमें इनकम टैक्स क्यों काटती है? वो तो इनकम नहीं है ना, वो तो उसका सर्विस है, मेहनताना है ना, मेहनताना है। तो उसमें पैसे क्यों काट लेती है? आप बता रहे हो कि हम 4 लाख रुपए देते हैं ना अनिल गुलाटी जी को, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ पे, तो इनको 4 लाख दे रहे हैं, 2 लाख रुपए टैक्स काट ले रहे हो आप उसका, 1.5 लाख रुपए। अरे भाई उनके 2 लाख रुपए सैलरी कर दो ना, ताकि टैक्स भी नहीं कटे, जितना बोल रहे हो उतना पूरा पैसा मिले उसको। आप बता रहे हो 4 लाख की सैलरी और काट ले रहे हो 1.5 लाख, हाथ में मिल रहे वही 2 लाख। भाई सरकार के नौकर, सरकार पैसा दे रही है, उस सेवाओं सर्विसेज के बदले पैसा दे रही है।
तो वो इनकम कैसे है जिसमें टैक्स काट लेते हो आप 30-30%? इनकम का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट, आपने कोई व्यवसाय किया, कोई चीज़ आप कर रहे हैं, फिर कैसे काट लेते हो? वो प्रॉफिट एंड इनकम होता है। ये सरकार, इनकम टैक्स के लिए ये जो नई definition सरकार बनेगी, मतलब मेरी इस पे आपके माध्यम से जहाँ तक जितने लोग देखते हैं, मतलब मैं इसमें पूछना चाहता हूँ ना मैं कि ये कौन सा इनकम टैक्स है? आदमी सुबह 9 बजे से जा रहा है, शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, उसके बदले सरकार उसको पैसा दे रही है। आप उससे क्या काम लेते हैं? सरकार को काम लेना आना चाहिए, ये भी अपनी जगह है, लेकिन अगर वो अपना टाइम दे रहा है वहाँ पे उस काम कार्य अवधि में, और उसके बदले में आप उसको जो वेतन दे रहे हैं, तो उसमें इनकम टैक्स कैसे काट रहा है? आपको जवाब देना चाहिए। आपको कैसे, क्या आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आधा पैसा काट लेते हो यार। नहीं, उसमें जैसे और क्या सरकार उस टैक्स काटने वाले को, सरकारी नौकर को प्रिविलेज देती है क्या कि टोल में जाना तो पैसा नहीं लगेगा साहब, स्कूल में आपको बच्चा पढ़ रहा तो पैसे नहीं लगेंगे साहब, सरकारी अस्पताल में जाओ तो पैसे नहीं लगेंगे साहब? मल्टी टैक्स लिया जाता है। उसको एक बार तो आपको टैक्स लेके पैसा दे दिया, फिर उस पैसे को जब आप खर्च करते हो, जब आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाओगे तो हर जगह दोगे ना आप, फिर उसके भाई उस पैसे पे टैक्स ही टैक्स देते रहते हो। मैं जो टैक्स मैंने जो दिया है, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए टैक्स दिया, तो मैंने साल में मतलब मैंने 12 लाख रुपए टैक्स दे दिया, तो उस 12 लाख का मुझको क्या रिटर्न मिल रहा है? मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बीइंग सरकारी नौकर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं तो प्राइवेट सेक्टर का हूँ, लेकिन वो पूरा जो काम कर रहा है, तो मुझे कहाँ पे प्रिविलेज मिल रहा है कि मैं एयरपोर्ट में जाऊँ तो मुझे कुछ टिकट सस्ते मिल जाए, ट्रेन में जाऊँ तो मेरे लिए कोई प्रिविलेज रहे कि हाँ इनकम टैक्स पे ही है तो इनको रिजर्वेशन में छूट मिलेगी, इनको तत्काल में रिजर्वेशन मिल जाएगी, मेरे बच्चे अगर बीमार हो रहे हैं तो मुझे कहीं पे फट से इलाज मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रिविलेज सरकार देती है क्या? बस सरकार लेगी ही लेगी क्या? लेगी सरकार देगी नहीं क्या? डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा है। इनडायरेक्ट से मतलब आप गाड़ी सर्विसिंग करो उस पर टैक्स, गाड़ी खरीदो उस पर ये टैक्स, तो डाटा है, भारत सरकार होटल का पे जाओ डाटा तो है। हाँ, जो डायरेक्ट, ये तो मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तो सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन हुआ इनडायरेक्ट टैक्स ही देता है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी देता है। उसने माचिस खरीदी है 50 पैसे की, तो उसमें भी टैक्स दे रहा है 10 पैसे का। वो किसी ने वो सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़ाई थी बीच में कि हम टैक्स देते उससे ये होते, बाकी लोग खा रहे हैं। तो मैंने कहा बाकी लोग नहीं, भिखारी भी आदमी जो बिस्किट खरीदता है, बिस्किट खरीदने वाला वो भी पैसा दे रहा है। ये कहने वाले सरकारी कर्मचारी या नौकरों, सरकारी नौकरों से ज़्यादा जो उद्योगपति है वो बताता है ये कायदे से। उसको वो टैक्स, वो जो कमा रहा है वो टैक्सेबल है, लेकिन उसको छूट मिलती है। जो नौकरी कर रहा है वो तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पे स्लिप है कि आपका 3 लाख है तो बचा ही नहीं सकता वो। अब मेरी फैक्ट्री है, मैं बताऊं कि साहब मैं कमा रहा हूँ 3 लाख रुपए, अब बताऊं मेरा 50,000 की इनकम होती है, तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते आप। नेताओं ने उसको बहुत अलग तरीके से कर दिया ना, क्योंकि जो टैक्स अभी दे रहे जो लोग, उन्होंने टैक्स का समर्थन किया था, और उसका ही वो समर्थन करके उनका ही समर्थन लेके उनके खिलाफ में उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ, बड़ा एक मुद्दा है इसी। मेरे को लगता है कि हम भटक गए। हाँ, हम भटक गए, मतलब चुनाव की इससे हम भटक गए, दूसरे साइड में जा रहे हैं। मैं इसमें एक रोज़गार वाला मुद्दा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि सरकारें जो आती, जो भी नेता आते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे। रोज़गार देने की बात तो दूर, अभी जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उसको भी ठेके पे दिया जा रहा है। प्रोफेसरों को संविदा पे भर्ती की जा रही है, पेंशन कर्मचारियों की बंद है। तो एक तरीके से दिखा जाए तो कर्मचारियों का मतलब जो एक वेलफेयर होना चाहिए था सरकार की तरफ से, वो ख़त्म किया जा रहा है। उनको एक दिहाड़ी मजदूर जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? सरकार का एक दायित्व है सोशल सिक्योरिटी देना। आज की डेट में 2004 के बाद भर्ती किसी भी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आप अपना पैसा कटवाइए, वही पैसा आपका जमा होगा। जो पेंशन आज भी पेंशन मिल रहा है वो आपका ही पैसा है जो देंगे, आप ही जमा करते हैं आप। पहले पेंशन मिलता था क्योंकि आपने सर्विस दी है इतने सालों तक। तो ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये नौकरी तो कितने लाखों नौकरी तो पड़ी खाली, नई नौकरी के तो सृजन ही नहीं हो रहा है। पुरानी नौकरी जो खाली पड़ी हैं, मध्य प्रदेश में लाखों नौकरियां पड़ी हुई बैकलॉग की, SC ST की लाखों पड़ी हुई हैं। एक कोर्ट के डिसीजन को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके पूरी लोगों के प्रमोशन रोक के गए हैं।
लोगों को नई नौकरी नहीं दी गई है। कोर्ट ने बाद में क्लियर किया कि भैया तो उस पर्टिकुलर के लिए था, आपने सब में क्यों रोक रखा है। उसके बाद सरकार हिल नहीं रही। नहीं, संविधान जो कहता है, प्रतिनिधित्व की बात जो संविधान करता है ना, कि राजनीति में ही प्रतिनिधित्व नहीं हो, हर बल्कि जगह। न्यायपालिका में हो, हर जगह मीडिया में हो, सब जगह हो। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इधर SC ST OBC का अगर प्रतिनिधित्व की बात देखा जाए तो नगण्य सा है। इसमें ये अपने आप में एक विडंबना ये भी है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला आपको, MP बने, विधायक बने, तो ये जो चुन के गए, इन्होंने आपके लिए कौन सी बात बोली या कौन सी चीज़ लड़ाई लड़ी इन्होंने। जैसे आप प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो वो प्रतिनिधित्व आपका करने वाला किसी का मोहरा जाके बनता है, क्योंकि मोहरे को ही टिकट मिलेगा और मोहरा ही आपका प्रतिनिधित्व बनेगा, और वो जिसका मोहरा उसी के लिए काम करेगा। तो अगर आप किससे मांग रहे हैं, जहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी हो, जो समानता की व्यवस्था को मानता हो, जो संवैधानिक तरीके से जो चीज़ों को मानते हैं, उनसे डिमांड करना सही है कि 10 सीटें हैं साहब, उसमें से 3 सीटें जो हैं ST को दे दी जाए, 3 सीटें जो हैं SC को दे दी जाए और 4 सीटें OBC को दे दी जाए, बाकी सामान्य को दे दी जाए, ऐसा मानते हैं अपन, ठीक है। लेकिन जैसे बंटने की बात आएगी, जो व्यवस्था है अभी वर्तमान, उसमें क्या होगा, 3 SC की बंटनी है तो किसको बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा सक्षम है वो 3 लोग बैठ जाएंगे, या जिनकी अच्छी जुगाड़ होगी वो जाके बैठ जाएंगे। SC का भी, ST का भी, OBC का भी, सब वैसे लोग बैठेंगे। अभी EWS आया है, एक अलग प्रतिनिधित्व है ना। तो EWS का प्रतिनिधित्व में क्या है कि गरीब आदमी को, गरीब सामान्य गरीब को मिल रहा है क्या चीज़, जिसमें आप जाके आप एफिडेविट दो और अपने आप को गरीब घोषित कर लो और बन जाओ। लोग आज नौकरी छोड़ देते हैं, आज उनकी इनकम 0 हो जाती है, अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, अगले दिन फिर नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। उस दिन पर्टिकुलर डे ऑफ एडमिशन वो गरीब था, बच्चे का एडमिशन कराया, अगले दिन फिर नौकरी पकड़ ली उसने। आप उसको लीगली टेक्निकली उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन उसने EWS का फ़ायदा लिया, और वही जो फ़ायदा ले रहा है वो सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए वही रोना रोने का दिखावा करता है कि मैं उनके लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और वही ये नौटंकी करता है कि SC ST OBC वालों को फोकट का मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, आरक्षण मिल रहा है। तो ये मिस्टर दुग्गल लोग हैं। मैं जो आपको एक वर्ड बताया था ना, मिस्टर दुग्गल, मिस्टर दुग्गल लोग हैं ये। नहीं, तो इनको जैसे मान के चलिए कि ये सरकारी जो संवैधानिक संस्था है, या तो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या तो उसको गुलाम बनाना चाहते हैं या तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जब तक ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग वहाँ नहीं होंगे, तब तक ये स्थिति रहेगी। आपको क्या लगता है, न्यायपालिका में, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यायपालिका, सेशन कोर्ट अगर कोई डिसीजन देती है, हाई कोर्ट उसको पलट देती है, हाई कोर्ट को डिसीजन देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देती है, तो क्या जिनके का निर्णय बदले गए हैं, क्या उनकी जवाबदारी नहीं है? वही तथ्य थे, वही सारे फैक्ट्स थे, वही सारे सबूत थे जो पेश हुए नीचे से लेकर ऊपर तक। नीचे वाले ने आपको कन्विक्ट कर दिया, सज़ा दे दी, हाई कोर्ट ने आपको माफ गलत कर दिया कि हाई सेशन कोर्ट ने गलत किया था, आपको बरी किया जाता है। तो क्या वो जवाबदारी नीचे वाले कोर्ट के ऊपर नहीं बनती कि उसने कैसे गलत दे दिया डिसीजन? बिल्कुल, उनको ये पूरा जब सीरीज़ है बराबर, तो ऊपर वाले ने, सबसे ऊपर वाले ने जो डिसीजन दिया, तो नीचे वाले की जवाबदारी को उसने कैसे गलत कर दिया था? फैसला सुनाने के समय जो हायर कोर्ट है उसको जवाब मांगना चाहिए लोअर कोर्ट से भी कि आपने ये कैसे दिया। ये भी एक क्लॉज होना चाहिए, तब रुकेगा ना। ये तो मनमाना है, स्वविवेक कि मुझे लगा कि गुलेज जी तो गुनाह कर ही नहीं सकते, तो मैंने जमानत दे दी आस्था के नाम पे। हाँ, आस्था बोल लीजिए, आस्था की मतलब तो ऐसे थोड़ी होता है। कानून तो तथ्य और जो सबूत है उसके आधार पर होगा। आपको लगा कि इन्होंने गलत किया है, आपने आरोप लगाया, मुझे जेल में डाल दिया, कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप कोर्ट में चलता रहेगा, आपको केस सुनेगा ही नहीं कोई।
नहीं, इसमें अभी मैं सभी चीज़ें देखता हूँ कि कोई भी लोकतंत्र टिकने के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती पब्लिक की जन जागृति। चाहे सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान से बाहर हट जाए, चाहे हाई कोर्ट हट जाए या राजनेता हट जाए, तो यहाँ पर पब्लिक की जिम्मेदारी ये बनती है कि संविधान के या वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो जनता आवाज़ उठाए। तो जनता के जन जागृति के लिए मतलब आने वाले 5 साल अभी मान के चलो चुनाव है, हमारे सामने विधानसभाओं के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो ये जन जागृति खास तौर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा है जन जागृति का। लोग अत्याचार इसलिए सहन करते कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको वोट का अधिकार दिया गया है, उनको पता ही नहीं होता कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है। उनको ये पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा माए बाप है, हाई कोर्ट हमारा माए बाप है, सब हमारे माए बाप है, लेकिन हम कुछ नहीं है। उनको लगता है हम सब गुलाम है सबके। देखिए, तो जो फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होता है किसी भी तरीके से, और आने वाले समय में संवैधानिक रूप से सरकारें बने और जनजागृति आए, इसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, और खासतौर से जिनके ऊपर अत्याचार है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें आपके माध्यम से मैं 2 चीज़ खास करके सरकार को, क्योंकि सरकार क्या है, ड्राइवर है गाड़ी को चलाने वाली, बराबर, ठीक है। मैं 2 चीज़ें चाहता हूँ। एक तो जो विरोधी इंडिया गठबंधन जो अभी 240 सीट के आसपास लेके आई है, अगर ये सरकार बनाती है तो ये इसलिए इतनी सीटें मिली हैं क्योंकि संविधान बचाने की बात करके आई है। दूसरी वो जिसके कुछ लोग इंडिया गठबंधन जिसके कुछ लोग कह रहे थे कि हम 400 से पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और सरकार अपना सफाई देती रही कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर भी आ जाए तो नहीं बदल सकते, ऐसा कहा गया। मतलब वो भी संविधान को मान रहे, दिखावटी ही सही। तो ये दोनों संविधान, एक संविधान नहीं बदलेंगे बोल रही है, एक बता रही है कि संविधान को हम बचाएंगे। ये दोनों का अब एक ही काम करना चाहिए, इन 5 सालों में ये कंपलसरी कर दें स्कूल और कॉलेज में संविधान को पढ़ाने की बात। हर आदमी को आप पढ़ाइए ना, संविधान पढ़ाइए, तब तो उसको पता चलेगा भाई, क्योंकि कानून में व्यवस्था है कि आप ये बोल के नहीं छूट सकते कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। कानून ये मान के चलता है, कोर्ट ये मान के चलता है कि हर नागरिक को कानून पता होना चाहिए। आप कानून मैं नहीं जानता था करके आप नहीं बच सकते, चाहे वो ट्रैफिक नियम हो चाहे कोई नियम हो, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मालूम होना चाहिए कि स्थिति कैसे आएगी, वो सरकार का दायित्व है कि वो आपको मनवाए, आपको सिखाए, आपको पढ़ाए कि संविधान की पहली पेज से लेकर आखिरी पेज तक हर आर्टिकल से लेकर हर चीज़ों को आपको बच्चों को जानकारी दे। इस 5 साल में ये दोनों ग्रुप ये संविधान की पढ़ाई का गारंटी लें, बड़ी बड़ी गारंटी दोनों ने ली है। ये 2 लें कि हम संविधान इस जुलाई से, जून चल रहा है, जुलाई से जो नया सेशन चालू होगा, बच्चों को 1 जुलाई से संविधान का करिकुलम बनाएं और पढ़ाएं, तब ना लोगों को पता चलेगा कानून क्या है हमारा संविधान। संविधान सिर्फ SC ST के लिए नहीं है, संविधान सिर्फ आरक्षण नहीं है जिसका हुआ झूठा बोलते हैं लोग। संविधान सबके लिए है, संविधान सबके लिए बराबर विधान जो है वो संविधान है, इसका नाम ही संविधान इसीलिए है। वो विधान जो सम है, सबके लिए बराबर है, तो आप बता ही नहीं रहे आप, क्योंकि आपको किताबों से पढ़ा नहीं रहे, किसी ने बता दिया कि संविधान में रहे SC ST वालों को आरक्षण मिलता है, बच्चे ने सुन लिया तो वो हमेशा बोले, जब वो उसका PMT में नहीं होगा, PhD में नहीं होगा, तो वो बोलता है कि ये खा गया मेरा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब गधा है पढ़ने में, वो बताता है अरे वो कलेक्टर बन गए, हमारे साथ पढ़ते थे, वो आरक्षण का कलेक्टर बन गए। अरे भाई उसको मिल गया, वो मिल गया ना, उसका हिस्सा था, तुम पढ़ने में नहीं अच्छे थे इसलिए तुम नहीं बन पाए ना, वो उसको नहीं मिलता तो तुम कलेक्टर बन जाते क्या? नहीं, वही डॉक्टरों के बारे में भी ये बोलते हैं ना कि वो SC ST के डॉक्टर है तो उन्होंने कई चीज़ छोड़ दी। हाँ। आज का वो काफ़ी बीच में काफ़ी तो वही बोल रहा हूँ, ये परसेप्शन बदलेगा जब आप बच्चों को स्कूल लेवल से आप पढ़ाना चालू करेंगे। कंपलसरी करिए आप संविधान पढ़ाना। पुरानी सरकारों का भी ये कमी रही, माननीय राहुल जी ने सब चीज़ों को, अपनी जो पुरानी सरकारें हैं इंदिरा जी की, बाकी चीज़ों, कई जो बड़ी गलतियाँ हुई उसको उन्होंने माना है। गलती मानना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, महानता है। तो ये भी माने कि
पिछली सरकारों ने संविधान को सही तरीके से पढ़ाया नहीं, सही तरीके से समझाया नहीं, संविधान को समाज में पर्कुलेट नहीं किया, प्रचारित नहीं कर पाए, उसको जानने की लोगों की मतलब एक इच्छा जागृत नहीं कर पाए आप। हर एक अनपढ़ गंवार को भी उनकी अधिकार और हक और हुकूक और ड्यूटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप सड़क में चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे चलेंगे आप। नहीं चलना है तो एक्सीडेंट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आता है कानून, दूसरे को नहीं आता तो भी एक्सीडेंट होगा, उसको आता मुझे नहीं आता तो भी एक्सीडेंट होगा। दोनों को आना जरूरी है कि लाल पे रुकना है, हरे पे चलना है, दोनों को मालूम होगा तभी है। उसको पता ही नहीं है हरे पे चलना है और लाल पे रुकना है तो वो तो चले जाएगा, मैं भी चले जाऊँगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जैसे मेरे दिमाग में है कि राजनीति, राज्य को चलाने वाली जो नीति है, जो बनाती है, जो संस्था बनाती है, तो लोग जैसे एक प्रचार करते कि राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। अधिकतर ये समाज के अंदर में एक भ्रम डाला गया, खासतौर से SC ST OBC के अंदर, राजनीति करना अच्छी बात नहीं, हम राजनीति नहीं करते। देखिए, लोग मंच से बड़े अच्छे से ये बात बोलते हैं और उसके कारण लोगों को ये लगता है कि ये गधे लोगों का काम है या ये सब बकवास का काम है, राजनीति से दूर रहना चाहिए। और यही तो परसेप्शन का खेल है अनिल भाई। हाँ। परसेप्शन का खेल यही है कि एक गांव में एक पुरानी हवेली है, वहाँ पर प्रचारित है कि वहाँ पे रात को भूत रहते हैं, वहाँ पे आवाज़ें आती हैं, चुड़ैल रहती हैं, भूत है, वहाँ नहीं जाना, भूता हवेली कहलाती है। पहले सुना होगा आपने भी, बहुत सुना। ठीक है, तो लोग नहीं जाते उधर। बराबर। लेकिन वहाँ पे तो जुआ खेलते हैं लोग, वहाँ अय्यासी का अड्डा है, लोग वहाँ दारू पीते हैं, वहाँ पे जुआ खेलते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रचारित कर दिया है कि वो भूता है, तो जो सामान्य लोग हैं वहाँ नहीं जाते। वैसे ही वो जो भूता हवेली है, जो संसद सदन है, जो विधानसभा है, जो राजनीति है, जहाँ से वहाँ पर बता दिया है, अरे तो ये तो लुटेरों का है, बदमाश लोग हैं, यहाँ पे तो कोई मतलब अपने जाने का क्या औचित्य है। कैसे नहीं है भाई? क्यों नेता जो एक बार मंत्री बन जाता है, जो विधायक बन जाता है, सांसद क्यों नहीं छोड़ना चाहता? उसको इतनी सुविधाएं मिलती हैं और वो अपने आप में एक कैरियर है। भाई युवाओं को भी ध्यान देना चाहिए ना। आप अपना रखता है कि राजनीति का मतलब राज करना नहीं है, राज की नीति को लागू करना है। राज्य की नीतियों को, राज्य की नीति को लागू करना ही राजनीति है। राज करने के लिए नीति बनाना नहीं है, ठीक है ना। संविधान में जो राज करने के तरीके, ये जो नियम कायदे हैं, उसको लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन, ये राजनीति है। आप उसको गलत तरीके से भूता हवेली बना रखी है, वहाँ पे तो चुड़ैल रहती है, नहीं जाना है, तो लोग अच्छे भले लोग नहीं जाते। वैसे ही कर करके अब आप देखेंगे लोग, मैं कहीं सुन रहा था तो लोगों ने बताया कि पहले गुंडे बदमाश या पैसे वाले लोग नेताओं को जिताते थे, पैसा लगाते थे। अनिल जी पे मैं पैसा लगाया, मैं गुंडा हूँ तो मैं आपके लिए दादागिरी करके आपके लिए वोट बटोरे आपको जिताया 2-3 बार। फिर मुझे समझ में आया यार कि पैसे से जीता जाता है तो मैं ही क्यों ना अपने पे पैसा लगाऊं। मसल पावर है तो मैं ही अपना मसल पावर क्यों नहीं करूं। तो उससे क्या हुआ कि पैसे वाले राजनीति में घुसे, उससे क्रिमिनल राजनीति में घुसे, और वो जो राजनेता था जो न्यूट्रल टाइप का ही था, जो इन दोनों के भरोसे जीतता था, वो भी बाहर हो गया। सामान्य वाला तो उसको भूत बंगला ही संभल रहा है ना। तो अब ये पूरा खेल क्रिमिनल और पैसे वालों का हो गया, और वो इतने मजबूत हो चुके हैं। आप देखेंगे 91% लोग शायद करोड़पति हैं इस समय जितने जीते हैं अभी इसमें से, ठीक है। तो अब वो दूसरों को क्यों आने देना चाहेंगे वहाँ पे? एक सामान्य, अच्छे, समझदार, सेंसिटिव, संविधान को मानने वाले, ईमानदार, चरित्रवान लोगों को वो बदमाश लोग क्यों आने देना चाहेंगे? वो तो यही बताएंगे कि मैं गया था उस हवेली में तो मेरे को तो बहुत मारा उस चुड़ैल ने मुझे, वो तो मैं बच के आ गया, मेरा तो खून पी लेती हूँ। वो कहानी ऐसे ही सुनाते हैं, जबकि वहीं जाकर वो जुआ खेल रहे हैं वही आदमी। समझ रहे हैं? बिल्कुल। नहीं, बाबा साहब ने जैसे कहा, मतलब कि जाओ अपनी दीवारों पे लिखो कि आप इस देश की शासन करती जमात हो। ये शासन करना जरूरी नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठ के ही शासन करेंगे, ठीक है। जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसके
आपकी तरफ से वो शासन में बैठा है जाके, आपका हिस्सेदारी कर रहा हो, तो इसका मतलब आप भी बैठे हो वहाँ पर, और वो जवाबदेही ख़त्म हो गई है। आज की डेट में लोगों को नहीं मालूम कि अगर नाली चौक हो गई है तो कई बार होता है सांसद को गाली दे रहा हो, वो मोदी जी को गाली देना चालू करता है, मेरे नाली बिजा रही है मेरी, मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, वो मोदी जी का काम नहीं है, वो आपके पार्षद का काम है। सबके काम बटे हुए हैं, बराबर। ठीक है। अब जो काम मोदी जी को करना है वो आप पार्षद से बोल रहे हो, तो पार्षद क्या करेगा? वो भी टाल जाएगा। तो जब आपने पढ़ाया नहीं स्कूल लेवल पे कि किसका किसका क्या काम है, क्या काम कैसे कैसे करना है, संविधान में सारी चीज़ यही तो दी हुई हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जो नियमतः, जो कानूनतः सही होंगी और लोगों के भले के लिए होंगी। यही सिखाया, यही है कानून, यही संविधान है। तो आपने बताया नहीं है, तो जनता इसी में कन्फ्यूज है। लाइट लग गई तो लोग खुश हैं, कॉलोनी में लाइट लग गई तो बोल मोदी जी ने लगा दिया लाइट। जो अच्छा हो रहा है, जो प्रचारित कर पाता है, वो हर अच्छा अपने क्रेडिट में ले लेता है, वो अब बुरा होता है दूसरे को मत्थे मड़ देता है। तो जब लोगों को पता ही नहीं है ना, चुनना पता नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम अच्छा है, कम बुरा, समझ में नहीं आ रहा है, उसको परिभाषा ही नहीं मालूम है। अभी सोशल स्टेज पे हम लोग सुनते हैं कि संविधान पढ़ाना अनिवार्य हो जाए स्कूलों के अंदर में। बिल्कुल होना चाहिए। अब संविधान स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो लोग अपने घर पे संविधान की कॉपी लाकर इसको पढ़कर एक सोशल लेवल पे इस पर डिबेट डिस्कस कर सकते हैं। तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? अगर करना चाहिए, लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक आपको ध्यान रखना होगा कि संविधान की जो प्रतियां आज प्रचलन में हैं, क्या वो वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो ओरिजिनल में लिखी हुई है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है उसको किसी ने अनुवादित किया हो और उसने अपने हिसाब से उसको जो सही लगा हो उसी तरीके से उसको परिभाषित किया हो। बराबर। ठीक है, अब वो उसको पढ़ेगा तो आपको वही लगेगा। ठीक है, कि पीले रंग को वो लाल लिख दे तो पढ़ने वाले को तो लाल ही लगेगा। तो सरकार या सरकारी तंत्र या प्रशासन अगर ये चीज़ों को करता है कि सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर शैक्षणिक संस्था में पढ़ाना कंपलसरी करें, जैसे सुबह जन गण मन कहा गाया जाता है, वैसा ही रोज़ भारत के संविधान का प्रियम्बल पढ़ाना चाहिए। उसकी शपथ होनी चाहिए सुबह जनगण मन की तरह। उस जनगण मन हमारे राष्ट्रगान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा प्रियम्बल। रोज़ अगर वो बोलता है कि हम भारत के लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र चलाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत होती है। हाँ, तो जैसे हम मध्य प्रदेश के बारे में कहे कि यहाँ पे मजबूत विपक्ष के नाम पे कोई चीज़ ही नहीं है अभी आज के डेट में। गुजरात है, छत्तीसगढ़ है। ऐसी स्थिति में एक मजबूत विपक्ष का निर्माण करने के हिसाब से आने वाले 5 साल में इन स्टेट के अंदर में क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ के पब्लिक को? देखिए, इसमें तो मैं मानता हूँ कि ये हम जैसे लोगों की, और जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, हर वर्ग के लोग, हर वर्ग मतलब SC ST OBC को छोड़ के बाकी लोग भी, ये उनका परम कर्तव्य है कि वो इस चीज़ के लिए आगे आएँ, हर पीड़ित के साथ खड़े हों, हर एट्रोसिटी में उसके साथ खड़े हों, उसके लिए आवाज़ उठाएं। सरकार गलत कर रही है तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। विपक्ष है नहीं है, आप ही, जनता ही पक्ष है, जनता ही विपक्ष है। जनता अगर सिर्फ मान लीजिए मैं हूँ और मेरी किसी मंत्री से या मुख्यमंत्री से पहचान है, मैं अपने काम करा लूँ और मेरे पड़ोसी के यहाँ नाली बजबजा रही हो और मैं तो खुश हूँ कि मेरे यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, तो वो बजबजाने वाला तो ठीक है, दिखता नहीं मुझे, लेकिन बदबू तो एक दिन मेरे पास भी आएगी, बीमारी मेरे पास भी आएगी, बचूंगा मैं भी नहीं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कानूनन मेरे बगल वाले की भी नालियाँ, बाकी जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं, तो मैं उसके पक्ष में खड़े हूँ, उसके लिए बोलूँ। अगर किसी को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर की या वहाँ जो लोग, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, वो बताएं कि कैसे तेरा इलाज हो पाएगा भैया। वो ये मत बोले कि नहीं नहीं तुम्हारा नहीं होगा, जाओ यहाँ से। उसको बताओ ना कैसे होगा यार।
आप वहाँ हो इसलिए कि आप उसको बताओगे कैसे होगा। नहीं होगा कहना तो बहुत आसान है, आप तरीका बताओगे ना। कि आपको यहाँ से इंदौर जाना है तो आपको गूगल मैप कैसे बताता है, आप 100 मीटर यहाँ जाएंगे फिर राइट मुड़ जाना है, बोलता है ना मैप, एक एक स्टेप बताता है। यही तो कानून है, वही तो गाइड है, वही तो हमारा मार्गदर्शक है, वही सरकार है जो संविधान के तहत चलेगी। उस चीज़ को बताएगा कौन? गूगल के तौर पर सरकार बताएगी, इम्प्लीमेंट करेगी स्कूलों में, कॉलेजों में, लोगों को एक एक स्टेप बताएगी कैसे जागरूक। 5 साल ही बहुत बड़ा टाइम है साहब, 5 साल। अगर 5 साल किसी भी ईमानदार सरकार ने संविधान को अच्छे से स्कूल कॉलेज में पढ़ा दिया, जो ये 75 साल में नहीं हो 5 साल में चेंज हो जाएगा। लेकिन बताना नहीं चाहते। आप बोल रहे हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मान लिया आपका फार्मूला सही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय फार्मूला सही है, तो क्या बोलने के लिए बस है क्या? है ही नहीं ना। 18 लाख करोड़ आपने किसके माफ़ किए? सर्वजन के कि बहुजन के? अल्पजन के भी, अल्पजन के, अल्पजन के भी, अल्पजन के, अल्पजन में से अल्पजन में 1% से भी कम परसेंट, 0.001%। तो जब आपकी नीयत, आपका चरित्र सही नहीं है, ये पूरा साइकिल इतना गंदा होता चला गया है और गंदा होता जा रहा है। और हम जैसे लोगों का दायित्व है कि अगर सरकार ये नहीं करती है तो ये करने के लिए सरकार पे दबाव बनाए। उसके बाद भी सरकार नहीं करती है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। वहाँ भी नहीं सुनवाई होती तो पैरेलल साथ हमें अपने लेवल पे भी लोगों को पढ़ाने का काम चालू कर देना चाहिए, जो आप और हम जैसे लोग कर रहे हैं। आप किसी को किताब दे देते हो पढ़ने वाले बच्चे को, तो वो छोटा बच्चा किताब को पढ़ता ज़रूर है, बराबर। ठीक है। तो कानून को भी अगर डायग्रामेटिक तौर पे, संविधान की कोई किताब डायग्रामेटिक तौर पे कोई बताने वाला हो, इतनी सारी फला फाइल ढेगा फाइल ये पिक्चरें बन रही 100 500 करोड़ की, संविधान की पिक्चर नहीं बनती है। हर थिएटर में कंपलसरी कि एक अध्याय आपको दिखाना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में दिखा दो ना कि आपकी ये कर्तव्य हैं, आपकी ये ड्यूटी है। आप नगर निगम के अंतर्गत रहते हैं तो यहाँ पार्षद का ये काम है, आप विधानसभा में आपका विधायक का ये कर्तव्य है, आप विधायक से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ये आपका सांसद का ये कर्तव्य है, सांसद को इतनी निधि मिलती है, ये निधि इस तरीके से लोगों में बंटती है ताकि लोगों का काम हो सके। ये आपको तो 2 मिनट में आप बता सकती सरकार। हर आदमी जानने लगेगा तो प्रश्न पूछेगा। अब आपको ज्ञान ही नहीं है तो कैसे करोगे? आपको गियर लगाना आते नहीं तो कैसे गाड़ी चला लोगे आप? लेकिन एक नारा जैसे दिया जाता है कि मैं आपको 5 किलो अनाज दूंगा, मैंने ये किया, मैंने बनाया, जबकि जनता की तरफ से टैक्स आता है, सरकार की तरफ से आती है। जो नेता अपने नाम का उपयोग करके क्यों बोलते हैं कि मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ? ठीक है, अगर वो कर रहा है तो बोल देना। जो सरकार बने, अब नई सरकार, वो सरकार बोल दे कि मैं कह रहा हूँ कि संविधान पढ़ाया जाएगा, मैं कह रहा हूँ बाबा साहब का संविधान जो है हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। फ़ोटो छपवा लो अपनी उसके कवर में, संविधान के कवर में अपनी, कि प्रधानमंत्री फला की तरफ से ये हर बच्चे को दिया जाएगा। दो ना, 5 किलो अनाज से ज़्यादा कीमती है जीने के लिए संविधान। आदमी को मनुष्य होने की जानकारी अगर नहीं है कि वो आदमी है कि जानवर, तो 5 किलो अनाज तो जानवर भी खा लेता है। तो जाते जाते डॉक्टर साहब आपने काफ़ी अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? खासतौर से मैं यही बोलूँगा कि आने वाले 5 साल को लेके कि क्या तैयारी की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ आने वाले इसमें तो है, मैं देखिए कि कुछ नई चीज़ों को आपको पकड़ना पड़ेगी। पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को ही लेकर न चलें। घिसी पिटी चीज़ों में पार्टियां हो सकती हैं, घिसी पिटी चीज़ों में लेकर कोई धारणाएं हो सकती हैं, घिसी पिटी चीज़ों में लेकर कोई विचारधारा हो सकती है। इनको आप अपने विवेक से, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब तक आप अपने स्व विवेक से किसी चीज़ को अच्छा ना माने, सही ना माने, तब तक नहीं मानना चाहिए। उसी को लेते हुए पूरा इसको फिर से रिवाइव अपने आप को सोच समझकर लोगों को करना चाहिए कि इस भारत में अगर ये 75 साल तक हमारा देश अगर सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, हम आप बैठ के बात कर पा रहे हैं, लोगों को भले किसी भी कारण से मिल रहा 5 किलो अनाज मिल रहा है,
तो ये भी एक उस संविधान की ही देन है, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी सरकार की देन नहीं है। राइट टू फूड है जो यूपीए गवर्नमेंट लाई थी, खाने का अधिकार, वही है ये 5 किलो अनाज जो दूसरे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राइट टू फूड का जो आया था उसके, क्योंकि जो आज हमारा नागरिक है तो उसको खाने का भी अधिकार है, वो उसको भूखा नहीं रहना है, ये सरकार का दायित्व है। उसके हर हाथ में रोजगार हो, ये भी सरकार का दायित्व है। तो ये मेन चीज़ है कि हमने ABCD पढ़ी नहीं है और हमको किताब दे दी पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ेंगे? हमें कार के ना स्टीयरिंग मालूम है ना गियर मालूम है, कार दे दें हमको आपको चलाने के लिए, नहीं चला पाएंगे। हर चीज़ की चाबी, हर चीज़ का गियर वही संविधान है, उसको पढ़ाना पड़ेगा। और सरकार, मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार बने चाहे कांग्रेस की सरकार बने, संविधान को पढ़ाना कंपलसरी करें और उसके लिए संविधान ज्ञाताओं को जो जानते हैं उसके बारे में जो उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उनके सेमिनार्स हों जगह जगह पे। हर बड़े ऑफिस में कलेक्टर लेकर कमिश्नर लेवल के ऑफिस से अधिकारियों की भी समीक्षा होनी चाहिए जो संविधान जानते हैं कि नहीं। कलेक्टर बन गए, उनकी भी हर साल में एग्ज़ाम होना चाहिए अलग से। एक परीक्षा पास करके आप हमेशा के लिए भगवान नहीं बन गए, उनसे भी होना चाहिए कि संविधान के इस आर्टिकल में क्या है बताइए कलेक्टर साहब, आपका इन अनिल गोलाई जी के लिए क्या दायित्व है। ये जो गरीब आदमी दलित बैठा है, इसको कल लोगों ने लट से मारा, कानून की बात छोड़ी, संविधान क्या कहता है इनके बारे में बताइए आप। वो बकवास करेंगे मेरा काम नहीं पुलिस करेगी, ये नहीं है जवाब। जैसा वो नागरिक को है कि उसको संविधान की जानकारी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दायित्व आपका है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप दे रहे हो वहाँ से लाके। वो चिड़िया है जो खाना लेके आती है, अपने चूजों को मुंह में डालती है, तो प्रशासन का काम ही वही है लोगों के मुंह में दाना डालने का। और जो हाथी बैठ गया है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी खास करके, तो उसके लिए नई टीम, नई ऊर्जा के साथ में नई सोच के लोगों को आगे लाना चाहिए जो डेडिकेटेड हो। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि आप किसको पहचान पाएँ कि डेडिकेटेड है कि नहीं है, लेकिन आज वैक्यूम जो बना हुआ है उसके लिए नई पीढ़ी, नए लोग, नई तकनीक करनी चाहिए। जैसे आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक टीवी को छोड़ के बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझते थे, आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, तो वैसी नई टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये आपने अभी सुना डॉक्टर पीयूदेव महंत साहब को, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडियोलॉजिस्ट है और इसके अलावा आपने LLM भी किया है, तो आपने कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से और सोशल रूप से काफ़ी उनके सारगर्भित विचार सुने। तो ऐसे विद्वान लोगों को हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपने हमको ध्यान से सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय।